हम लोग कल हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें जानी थी। अभी हमको आज का स्ट्रक्चर समझना है। क्या समझना बेटा? स्ट्रक्चर। न्यूरॉन में 3 स्ट्रक्चर होता है। न्यूरॉन के 3 पार्ट बताए थे मैंने। न्यूरॉन के 3 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? साइटोन, डेंड्राइट। पहला जो होता था वो क्या होता था? साइटोन। दूसरा क्या होता था? डेंड्राइट। एक्सॉन एंड डेंड्राइट। दूसरा तीसरा कोई दिक्कत नहीं है। डेंड्राइट एंड एक्सॉन कुछ भी कह सकते हैं। साइटोन को भी सेल बॉडी कहते हैं। क्या कहते थे? सेल बॉडी। स्ट्रक्चर देखो, बुक में स्ट्रक्चर जब देखे जाओगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए जो स्ट्रक्चर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, कोशिश करना वही स्ट्रक्चर तुम एग्जाम में ड्रॉ करो, ज़्यादा आसान रहेगा। न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर नहीं, वो मैं गोरखनाथ में तो लेते रहते हैं। गोरखनाथ में क्या नाम है उनका? ये बातें काल्पनिक है। कोरोना वायरस। तो ये स्ट्रक्चर मुझे हमेशा याद रहेगा। तो बोर्ड में भी शुरू कर है। चलो, यहाँ पे जो साइटोन होता है वो सेंट्रल पोर्शन होता है। जो साइटोन होता है वो न्यूरॉन का ये कंप्लीट एक सिंगल सेल है। ठीक है, बहुत इसको मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर कह सकते हो। साइटोन जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूरॉन का। साइटोन क्या होता है? सेंट्रल पार्ट। ये जो स्फेरिकल या सेंट्रल पार्ट में दिख रहा है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? साइटोन। ठीक है, तो साइटोन जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है किसका? न्यूरॉन का। इस सेंट्रल पार्ट के बहुत सारे प्रोजेक्शन है। देखिए, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन, आउटग्रोथ कह लो। तो साइटोन के बहुत सारे प्रोजेक्शन है। इन बहुत सारे प्रोजेक्शन में से जो लार्जेस्ट प्रोजेक्शन होता है, उस लार्जेस्ट प्रोजेक्शन को कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं बेटा? एक्सॉन। तो समझ डेफिनेशन इसका कैसे याद रखोगे? एक्सॉन इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ ऑल सेल बॉडी। एक्सॉन सेल बॉडी का लार्जेस्ट प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, बाकी सेल बॉडी के लार्जेस्ट प्रोजेक्शन को छोड़ के, यानी कि एक्सॉन को छोड़ के बाकी सारे जो प्रोजेक्शंस हैं, उन सारे प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड। तो पहचानने का तरीका सिंपल सा, मतलब एक सेल बॉडी है जो सेंट्रल पोर्शन है। इस सेंट्रल पोर्शन के बहुत सारे प्रोजेक्शन हैं। सारे प्रोजेक्शंस में से जो लार्जेस्ट प्रोजेक्शन है वो क्या है? एक्सॉन। और बाकी जो प्रोजेक्शन है वो क्या है? डेंड्रॉइड। क्लियर? दूसरा समझो कि जो साइटोन होता है, ये साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म, देखो एक सेल है, समझो यहाँ पे, पहले समझो बाद में लिखना। ये एक कंप्लीट सेल है, एक सिंगल सेल है। तो इस सिंगल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। बोलो, इस सेल के तीन तुमने एसेंशियल पार्ट पढ़े थे। एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तुम्हें यहाँ दिख रहा है साइटोन के अंदर। और सेल, ये जो किनारे किनारे तुमको ये मेम्ब्रेन्स दिख रहे हैं, ये सारे मेम्ब्रेन्स क्या हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? जो साइटोन का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा। ध्यान दो तुमको, ये न्यूक्लियस आपका सेल हो जाएगा। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल, सारे ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। एनिमल सेल के जितने भी ऑर्गेनल होते हैं वो सारे ऑर्गेनल इसी साइटोन के अंदर में प्रेजेंट होते हैं।
तो सारे ऑर्गेनेल का फिगर बनाने की जरूरत नहीं, एक स्टेटमेंट समझ लो कि जितने भी ऑर्गेनेल एक जनरल एनिमल सेल में होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनेल कहाँ पे होते हैं, ये भी एक एनिमल सेल है तो यहाँ भी प्रेजेंट होगा और किसमें प्रेजेंट होता है, साइटोन। क्लियर? अब इसके बाद समझो कि जो सेल जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का डेंड्राइट और साइटोन वाले पोर्शन में, डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट, ये डेंड्राइट और ये डेंड्राइट, और इसके साइटोन वाले पोर्शन के जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर में बहुत सारे ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने इसको ऐसे बनाया है, बहुत सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन सारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं बेटा? निसल्स ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं उसको? निसल्स ग्रैन्यूल। इन एक्चुअल जब निसल्स ग्रैन्यूल को देखोगे, जब निसल्स ग्रैन्यूल का कंपोजिशन देखोगे, निसल्स ग्रैन्यूल क्या होते हैं? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिला के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मिला के क्या बना होता है? निसल्स ग्रैन्यूल। ये निसल्स ग्रैन्यूल फिर से बता रहा हूं, प्रेजेंट कहां होता है? साइटोन के साइटोप्लाज्म में और डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म में। एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में निसल्स ग्रैन्यूल क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी समझो नेक्स्ट। यहाँ पे जो एक्सॉन है, ये लार्जेस्ट प्रोजेक्शन है किसका? साइटोन का। इस एक्सॉन के ऊपर ये कुछ पैचेज ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये एक ब्रिक जैसा स्ट्रक्चर यहाँ तुम्हें दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं बेटा? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ का जो पैच है, ये पैच हो सकता है न्यूरॉन में प्रेजेंट हो और हो सकता है न्यूरॉन में एब्सेंट हो। न्यूरॉन के एक्सॉन में माइलिन शीथ में भी प्रेजेंट हो सकता है और में भी एब्सेंट भी रह सकता है। दैट इज नॉट द एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन का एसेंशियल पार्ट नहीं है, ठीक है? क्या रोल होता है माइलिन? बताऊंगा पहले स्ट्रक्चर सुनो, ठीक है? तो माइलिन शीथ यहाँ पे है, अब सुनो ध्यान से। एक्सॉन का वो पार्ट ध्यान से समझना जिसमें माइलिन, सुनो ध्यान, पहले जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, उस न्यूरॉन को, अगर माइलिन शीथ क्या है? प्रेजेंट है, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, उस न्यूरॉन को कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा? माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है, उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या कहते हैं बेटा? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। इतनी बात समझ में आ गई? अब सुनना ध्यान से। अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है, यानी उसके एक्सॉन पे माइलिन शीथ प्रेजेंट है, तो इस तरह के न्यूरॉन में एक्सॉन का वो पोर्शन जिस पे माइलिन शीथ एब्सेंट हो, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है, एग्री? माइलिनेटेड न्यूरॉन का ये वाला पोर्शन माइलिन शीथ से कवर्ड नहीं है। माइलिनेटेड न्यूरॉन का एक्सॉन का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किससे कवर्ड नहीं है? माइलिन शीथ से। तो द पोर्शन ऑफ axon of myelinated neuron which is not covered by myelin sheath is known as node of Ranvier। क्या कहते हैं उसको बेटा? node of Ranvier। डेफिनेशन भी एक साथ में बोलते जा रहा हूँ, डेफिनेशन इसके स्ट्रक्चर से ही बनेगा। अगर न्यूरॉन माइलिनेटेड है, उस माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन का वो पोर्शन जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ Ranvier। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्सॉन जो होता है अपने एंडिंग पे जाके ब्रांच में बढ़ जाता है। ये एक्सॉन जो है एंड पे आके कई सारे ब्रांच में बढ़ गया। ये जो ब्रांच है, वो ब्रांच की जो एंडिंग है, एक्सॉन का जो एंडिंग है, वो एक बल्ज पोर्शन होता है, बटन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बटन के जैसा। इसलिए इसको कहते हैं नो। क्या कहते हैं बेटा? नो। क्या कहते हैं? नो। अब सुनना ध्यान, इधर देखो, कुछ चीजें आप नहीं समझोगे तो उसका नाम समझ में नहीं आएगा। एक न्यूरॉन ये हो, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी बॉडी में अगर हमारे इस पाम से कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाना है तो एक ही न्यूरॉन यहाँ से यहाँ तक गया हो, बहुत सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो मान लो एक न्यूरॉन ये था, इसके बाद एक और न्यूरॉन इससे जुड़ा हुआ था, तो उस न्यूरॉन का, ये देखना यहाँ तक कवर हो रहा है, कवर हो रहा है ना? तो उस न्यूरॉन का ये वाला मान लो क्या है? साइटोन है। ये वाला हिस्सा क्या है? अगले न्यूरॉन का साइटोन का, ठीक है? और अगले न्यूरॉन का मान लो ये एक डेंड्रॉइड है। क्या है? डेंड्रॉइड। ये अगले न्यूरॉन का क्या है? डेंड्राइट। बात समझ में आ गई? सुनना ध्यान से। अगले न्यूरॉन का ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है यहाँ पे, तो इसको बहुत परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। अब सुनो ध्यान, ये न्यूरॉन और इसका अगले न्यूरॉन का डेंड्रॉइड, मतलब पहले न्यूरॉन का एक्सॉन एंड
और अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉइड के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं जनरल केस में। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? गैप। इस गैप को हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं बेटा? इस गैप को साइनेप्स या किसी किताब में साइनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात मुझे बताना। एक न्यूरॉन ये है, इसका अगला न्यूरॉन ये है, इसके अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट और इस न्यूरॉन का एक्सॉन एंड के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। उस दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं। उस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स, या उसको हम क्या कह सकते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर बेटा? अब सुनो, ये जो नॉब वाला स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? साइनेप्स के पास। कहाँ पर प्रेजेंट है? साइनेप्स के पास, इसलिए इसको कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक नॉब। इस साइनेप्टिक नॉब वाले पोर्शन में तुम्हें यहाँ पे एक वेसिकल पैकेट जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस पैकेट जैसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। क्या कहते हैं बेटा? साइनेप्टिक वेसिकल। क्लियर? और इस साइनेप्टिक वेसिकल में कुछ केमिकल डिपॉजिट होता है, उस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। बोलो, आएगा समझ में? क्लियर है? नाम समझ पूरा स्ट्रक्चर कौन सा नाम समझना? न्यूरो। अरे ये वेसिकल है, साइनेप्स के पास है, नाम क्या हो गया? साइनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल का मतलब होता है पैकेट। बायो में वेसिकल का मतलब क्या होता है? पैकेट। तो ये वेसिकल है और साइनेप्स के पास प्रेजेंट तो साइनेप्टिक वेसिकल। ये बटन के जैसा स्ट्रक्चर है, बटन का मतलब नॉब, इसलिए इसको क्या कहते हैं? साइनेप्टिक नॉब। ये दोनों के बीच में जो गैप, इसको हमने क्या कहा? साइनेप्स। इस पैकेट के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, उस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। बात समझ में आती है? क्लियर है? चलो देखो ध्यान से, फिर मैं ड्रॉ कर लिया हो, समझो। मैंने क्या था? ड्रॉ न्यूरॉन का न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन का कंडक्शन कैसे होता है, और किसी भी कंडक्शन में तुमको ये फंक्शन समझ में आएगा कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। समझो यहाँ पे ये जो डेंड्रॉइड है, डेंड्रॉइड के सरफेस के पास कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर। क्या कहते हैं बेटा? रिसेप्टर। तो रिसेप्टर को हम ऐसे शो कर दे रहे हैं क्योंकि ये इनको ड्रॉ कर पाना भी बहुत आसान है। इनको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर जो होता है हमारे बॉडी के सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो, उस चेंज को क्या करता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना है, तो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में चेंज करेगा। कौन करेगा? रिसेप्टर। तो मानो जैसे समझो यहाँ पे मान लो कोई स्टिमुलाई आई। क्या आएगा? स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई कौन सी बता के समझो। स्टिमुलाई का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में कोई अगर चेंज हो रहा है, दैट पर्टिकुलर चेंज को अगर वो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे किसी ने पीछे से कॉल किया, तो वो कॉल में क्या, पहले सब कुछ शांत था, आवाज आया, मेरे टिम्पैनियम पे गया, उसने वहाँ पे चेंज क्रिएट किया, मैंने उसको रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में, तो वो दैट पर्टिकुलर चेंज मेरे लिए क्या है? स्टिमुलाई। मैं बाहर खड़ा था, बारिश आने लगा, मैं वहाँ से किनारे हट के कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो वो क्या है? बारिश क्या था मेरे लिए? स्टिमुलाई था, जिसको मैंने अंदर जाके रिस्पॉन्ड किया। ठीक है? बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, फैन ऑन कर दिया, तो गर्मी जो थी क्या थी? वो स्टिमुलाई थी, मैंने फैन ऑन करके क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग या उसके बॉडी पार्ट के अंदर कहीं पे भी कोई अगर ऐसा चेंज है जिसको वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरा या उसका कोई बॉडी पार्ट अगर रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। ठीक है? तो मान लो यहाँ पे कोई स्टिमुलाई आया, मान लो ये पाम था, ये पाम का न्यूरॉन था। किसका न्यूरॉन था? पाम में प्रेजेंट एक न्यूरॉन था। तो न्यूरॉन यहाँ पे क्या हुआ? मान लो यहाँ पे जो एक पिन आ गई, इस पाम पे चुभ गया। ठीक है? तो पिन चुभा, तो वो क्या है? स्टिमुलाई। पिन क्या है? स्टिमुलाई। जैसे पिन चुभा, उस पिन चुभने का जो इंफॉर्मेशन था, वो रिसेप्टर ने उसको पहले फील किया और फिर उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। रिसेप्टर ने किसको दिया? डेंड्रॉइड को। डेंड्रॉइड ने किसको दिया? साइटोन को। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में। साइटोन ने किसको दिया? एक्सॉन को। ऐसे चलते चलते वो कहाँ पहुंच गया? साइनेप्टिक नॉब तक पहुंच गया। कहाँ तक? साइनेप्टिक नॉब तक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक पहुंचेगा, फिर और न्यूरॉन का चेंज करते करते कब तो ब्रेन के पास पहुंचेगा।
लेकिन जैसे ही ये इस न्यूरॉन के पास आया, यहाँ देखा उसने क्या, साइनेप्स, गैप, और कभी भी इलेक्ट्रिसिटी गैप के थ्रू पास नहीं करती है। वो वायर ये हो और वायर को बीच से कट कर दो तो क्या इस वायर से इस वायर तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगी? नहीं जाएगी। वहाँ क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं थी, साइनेप्स था। तो कैसे यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स या इंफॉर्मेशन आगे पहुंचेगा? ध्यान से समझना, जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स यहाँ पे आया, इस इलेक्ट्रिक इंपल्स ने क्या किया, वेसिकल के अंदर प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर को वहाँ पे स्टिमुलेट किया। बात समझ में आ गई? न्यूरोट्रांसमीटर को उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक इंपल्स के अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दे दिया एनर्जी के फॉर्म में। न्यूरोट्रांसमीटर ने उसको इस इंफॉर्मेशन को एनर्जी के फॉर्म में क्या किया, गेन किया, और न्यूरोट्रांसमीटर फिर यहाँ से मूव करते 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 क्या करता है, यहाँ आता है मेम्ब्रेन के पास और वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना स्टार्ट करता है। बात समझ में आ गई? जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना स्टार्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर मूव करके, न्यूरोट्रांसमीटर तो केमिकल है, वो तो मूव कर सकता है ना, तो यहाँ से केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और ये अगले डेंड्रॉइड के रिसेप्टर को जाके मिल गया। बात समझ में आ गई? तो रिसेप्टर में जैसे वो केमिकल, रिसेप्टर को जैसे ही वो केमिकल मिला, उसने उसके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को फिर से किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक इंपल्स में। फिर से उसने किसको दिया, डेंड्रॉइड को, डेंड्रॉइड ने किसको दिया, साइटोन को, साइटोन ने किसको दिया, एक्सॉन को। फिर से यही प्रोसेस कहाँ पे होगा, साइनेप्स के पास। बात समझ में आ गई कैसे इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है? हमेशा इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ ट्रेवल करता है, डेंड्रॉइड से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, फिर डेंड्रॉइड से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। कभी भी इंफॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आता कि एक्सॉन टू साइटोन, साइटोन टू डेंड्रॉइड। क्लियर? हमेशा इंफॉर्मेशन मूव कहाँ से कहाँ करेगा, डेंड्रॉइड टू साइटोन, साइटोन टू एक्सॉन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे पहले समझो कि अगर यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक फॉर्म अगर देखें किस पार्ट से किस पार्ट में होता है, तो यहाँ पे अगर एक फ्लो चार्ट बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले रिसेप्टर को जाता है, रिसेप्टर से कहाँ पहुँचता है, डेंड्राइट पहुँचता है, डेंड्राइट से कहाँ पहुँचता है, साइटोन पहुँचता है, और साइटोन से कहाँ पहुँचता है, एक्सॉन पहुँचता है। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से यही प्रोसेस होता रहता है और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाता है, ब्रेन के पास। क्लियर? अब देखो फंक्शन पूछेगा कि डेंड्रॉइड का फंक्शन बताएं, तो डेंड्रॉइड का फंक्शन क्या है, तो वो इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ से रिसीव करता है, रिसेप्टर से। बात समझ में आ गई? और किसको पास करता है, साइटोन को। फंक्शन पूछेगा साइटोन को, तो साइटोन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे फंक्शन साइटोन कर रहा है। वो इलेक्ट्रिक इंपल्स पास रिसीव कर रहा है कहाँ से, डेंड्रॉइड से, पास किसको कर रहा है, एक्सॉन। एक्सॉन का फंक्शन पूछेगा तो एक्सॉन रिसीव करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स कहाँ से, साइटोन से, पास किसको करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को, क्रॉस क्या कराता है, साइनेप्स, किसके हेल्प से, साइनेप्टिक वेसिकल में प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर के। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन यहाँ पे जो होंगे वो हो जाएगा। चलो इसमें तो तुम्हें लिखना है, लिखो, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिव। फटाफट लिखो। खत्म? हाँ, नर्वस सिस्टम यहाँ पे हमारा खत्म होता है। फटाफट लिखो, फटाफट जो भी लिखना है, फिर आगे हम ऐसा लगा पूरा एनिमल टिश्यू बस उस न्यूरॉन में आ गया है। इतना ज़्यादा तो पढ़ लिए। चलो नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। समझो कनेक्टिव टिश्यू लास्ट टाइप है एनिमल टिश्यू का, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ध्यान से समझो, कनेक्टिव टिश्यू नाम ही, इसके नाम से ही तुम्हें फंक्शन समझ में आता है कि कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने वाले टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब वो हो सकता है कि टिश्यू को टिश्यू से कनेक्ट करें, हो सकता है कि टिश्यू को ऑर्गन से कनेक्ट करें, हो सकता है ऑर्गन को ऑर्गन से कनेक्ट करें। कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो टिश्यू जो बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अब वो कनेक्शन दो टिश्यू के बीच में हो सकता है, कनेक्शन एक ऑर्गन और एक टिश्यू के बीच में हो सकता है, कनेक्शन दो ऑर्गन के बीच में हो सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास पहुंचते हैं, हर एक ऑर्गन के में प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन
मोस्ट बेस्ट जो ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मोस्ट वहाँ पे वास्ट टिश्यूज हैं जो ह्यूमन के बॉडी में पाया जाता है, किसी एनिमल के बॉडी में पाया जाता है। मतलब बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट ना हो। बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड जो टिश्यू है एनिमल की बॉडी में वो कौन सी है? कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? सुनना जानते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू में 3 कंपोनेंट होते हैं। मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना। अब कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पहला, उसके अंदर एक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। क्या कहते हैं बेटा? ग्राउंड सब्सटेंस। इसका इस टिश्यू का फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है, अलग टाइप का होता है। उसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? फाइबर। वो फाइबर्स कोलेजन या फिर इलास्टिन कहते हैं, कोलेजन या फिर इलास्टिन, ठीक है। और उसके अंदर टिश्यू के सेल प्रेजेंट होंगे, टिश्यू सेल। ध्यान से सुनो। जैसे मुझे एक, मान लो क्या करना था कि मुझे ईंट को जोड़ के एक दीवार बनाना। क्या करना था बेटा? ईंट को जोड़ के एक दीवार बनाना। कैसे मैंने किया? मैंने क्या किया कि एक सीमेंट का ऐसे एक रेक्टेंगुलर वहां पे सीमेंट को ऐसे वहां पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और उस सीमेंट में क्या किया कि ब्रिक्स को लाके ऐसे एम्बेडेड कर दिया। ब्रिक्स को लाके क्या कर दिया? एम्बेडेड कर दिया। उसमें डाल लाके उसमें चिपका दिया ऐसे लाके। तो क्या ये दीवार बन गया? बोलो। कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन होता है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का। कैसे होता है कि सबसे पहले मैट्रिक्स ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जो टिश्यू का सेल होता है, जैसे बोन टिश्यू का अलग सेल होता है, कार्टिलेज होता है उसका अलग सेल है, जो आरबीसी मतलब रेड ब्लड से जो ब्लड है उसके कनेक्टिव टिश्यू के सेल अलग है, ठीक है। तो इस देखो ध्यान से समझो, मैंने कहा कि कनेक्टिव टिश्यू के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट। एक उस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स होगा, एक उस कनेक्टिव टिश्यू का फाइबर होगा, और एक दैट पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का सेल होगा। अब से ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसके सेल दूसरे होते हैं। बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, उसका सेल दूसरा होगा, ठीक है। कार्टिलेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, उसका सेल दूसरा होगा। टेंडन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, उसका सेल दूसरा होगा। क्लियर? तो सिंपल सा मतलब कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट, मैट्रिक्स, फाइबर एंड उस पर्टिकुलर टिश्यू के सेल। तो उस टिश्यू का मैट्रिक्स पहले ले लिया, उस मैट्रिक्स में लाके उस टिश्यू के सेल हमने क्या कर दिया? ऐसे एम्बेडेड करा दिया, और उस इसको और सॉलिड बनाने के लिए और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमने इनके बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूट करा दिया? फाइबर डिस्ट्रीब्यूट। इस तरह से बनता है क्या? कनेक्टिव टिश्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसके बाद से जब हम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो हर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में 3 बातें हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स क्या है, उस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर कम है, ज्यादा है, कौन सा फाइबर प्रेजेंट है, और उस कनेक्टिव टिश्यू के सेल का क्या सेल है, सेल का क्या स्ट्रक्चर है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट समझो। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उसके लिख लिए हो तो उसके आगे लिखो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन है, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूं उसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप। कितने टाइप बेटा? 3 टाइप। एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। और एक होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमको जो पढ़ना है, जो टिश्यू पढ़ना है वो टिश्यू है टेंडन एंड लिगामेंट। क्या पढ़ना है? टेंडन एंड लिगामेंट। उसके बाद हमको पढ़ना है लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमको पढ़ना है बोन, cartilage, bone, cartilage and blood, bone, cartilage and blood।
ठीक है, ये हमको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ना है। ध्यान से सुनो, क्लासिफिकेशन का बेसिस मैंने तुमको बताया कि जो मैट्रिक्स होता है वो बेस या ग्राउंड सब्सटेंस होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? बेस या ग्राउंड सब्सटेंस जिससे वो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। मैंने फाइबर बताया था जो कि उसको रिजिडिटी या स्ट्रेंथ प्रोवाइड, मतलब अगर कनेक्टिव टिश्यू लूज है या डेंस है वो इन दोनों पे बेस्ड होता है। अगर मैट्रिक्स सॉलिड है और फाइबर ज्यादा है तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? डेंस होगा। अगर मैट्रिक्स लूज है, देखो ध्यान सुनो, अगर मैट्रिक्स फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा है तो सॉरी फाइबर ज्यादा है तो क्या होगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैट्रिक्स फ्लूइड है और वहां पे फाइबर कम है तो क्या होगा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैट्रिक्स सॉलिड है और फाइबर ज्यादा है तो क्या होगा? बोन। अगर मैट्रिक्स और थोड़ा कम सॉलिड है, फाइबर ज्यादा है तो क्या होगा? कार्टिलेज। ठीक है, स्ट्रेंथ की बेसिस पे। और अगर ये मैट्रिक्स ही एब्सेंट है तो ये क्या होगा? ब्लड। सॉरी फाइबर, मैट्रिक्स नहीं, फाइबर ही एब्सेंट है तो क्या होगा? ब्लड होगा। मैट्रिक्स तो होता ही है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर ना? कोई दिक्कत? तो समझो यहाँ पे ध्यान से टाइप डिवाइस कैसे हुआ। ये देखा गया कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो थे उन कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स था वो सेमी फ्लूइड था, मतलब थोड़ा सा लूज था। ठीक है, सेमी फ्लूइड था। उनको एक साथ रखा गया, इसमें टेंडन, लिगामेंट, एरिकुलर और एडिपोस थे। इसमें से कुछ ऐसे थे जो बहुत डेंस थे और कुछ ऐसे थे जो बहुत लूज थे। डेंस वाले कौन से थे? जिसमें मैट्रिक्स तो सेमी फ्लूइड था लेकिन नंबर ऑफ फाइबर क्या था? ज्यादा था। वो क्या थे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जिनका मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड था लेकिन नंबर ऑफ फाइबर कम था उसको क्या कहा? लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? और फिर यहाँ पे हमने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में बोन जो होता है इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है, कार्टिलेज का मैट्रिक्स सॉलिड होता है। इसमें इनके मटेरियल के बेसिस पे इनको डिफाइन करेंगे और जो फाइबर ब्लड होता है इसके अंदर फाइबर एब्सेंट होता है। फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर आगे की करके हम सबको डिस्कस करेंगे।